आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। रात दिन एक करके आप मेहनत कर रहे होगे। दोस्तों, जीवन में ना मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि अपने पास मेहनत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जितना हम मेहनत करेंगे, ईश्वर हमें उसका जो फल होगा वो जरूर देता चलेगा। और इंसान का जन्म यार इसलिए हुआ है कि हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हर एक इंसान अपने जन्म से लेकर लास्ट तक कुछ ना कुछ सीखता ही चला जाता है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जो होना होगा लास्ट में वो रिजल्ट मिल ही जाएगा। और जब आप मेहनत करोगे तो होना क्या होगा? सिलेक्शन ही होगा। और सिलेक्शन के बाद फिर जीवन आपका बढ़िया कटना ही है। मैंने गंगा रिवर के बारे में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा दिया था, और उसी के साथ में यमुना रिवर थी जिसको लेकर के आप लोगों की हमेशा डिमांड रहती थी कि सर यमुना रिवर को बाई मैप आपने नहीं समझाया है। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो यमुना रिवर के ऊपर बनता है। और अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने कि हरियाणा और दिल्ली की सरकार एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही कीचड़ उछाले जा रहे हैं कि आपने इसमें जहर मिला दिया, कि आपने प्रोटीन मिला दिया, क्रेटीन मिला दिया। मतलब जहां एक नदी को एक वेल स्ट्रेटेजी के साथ हमें जहां सफाई पर ध्यान देना चाहिए, उस सफाई पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे राज्य जो हैं, दोनों ही सरकारें मिलकर के एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करती रहती हैं। जबकि उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? आपको यह जानकर बड़ा हैरानी होगी कि पूरी यमुना रिवर का केवल 2% जो हम यूं कह सकते एरिया है, या जो 2% फ्लो है, वो दिल्ली में है। और दिल्ली, केवल और केवल दिल्ली 76% कॉन्ट्रीब्यूट करता है यमुना के पॉल्यूशन में। और 70%, 70% जो दिल्ली में पानी पिया जा रहा है उसकी सप्लाई कहां से की जा रही है? यमुना से की जा रही है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम इन सारी फैक्ट को जानेंगे। यमुना रिवर की कौन सी सहायक नदी है, कहाँ पानी अच्छा है, कहाँ खराब है, कहाँ पानी में और ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो सारे के सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, नॉलेज के पर्पज से भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के लिए और बेटर सीरीज क्या शुरू की जा सकती है, जिससे कि मैं पूरी तरह से एक प्लानिंग के साथ आप लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करा पाऊं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल आपके लिए होंगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं यमुना की। अच्छा, आज के चैप्टर की जो हमारी थीम रहेगी उसमें हम लोग सबसे पहले यमुना का इंट्रोडक्शन लेंगे। और यमुना का इंट्रो लेने के बाद फिर इसका मैप देखेंगे। फिर यमुना के प्रोजेक्ट देखेंगे, हम कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं यमुना रिवर पर। इसी को फिर हम कनेक्ट कर लेंगे पॉल्यूशन के साथ, है ना, क्योंकि प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक कारण माने जाते हैं रिवर पॉल्यूशन का, ये भी ध्यान रखना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पढ़ा ना यमुना रिवर? और बाकी आप लोग कमेंट में ना अपनी सजेशन बताते रहा करो क्या बेटर हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम यमुना की बात करेंगे तो यमुना का उद्गम होता कहाँ से है? तो आपको अच्छे से पता होगा, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है जो कि बंदरपूछ पीक के पास में लोकेटेड है। और ये मसूरी रेंज यानी कि लेसर हिमालय के अंतर्गत आता है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इसमें वही लिखेंगे, ओरिजिन कहां से होता है। ओरिजिन कहां से होता है इसका? तो आपका आंसर होगा यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और ये कहां पे पड़ती है? तो आपका आंसर होगा, ये पड़ती है सर बंदरपूछ के पास, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ये ग्लेशियर है ये कौन से माउंटेन को बिलोंग करता है, तो आपका आंसर होगा ये बिलोंग करता है लेसर हिमालय को। ठीक है जी। अब उत्तराखंड से निकलने के बाद ये कहां पर पहुंचती है? तो आपका आंसर होगा, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये रिवर पहुंचती है हिमाचल। हिमाचल के बाद में ये पहुंचती है हरियाणा। हरियाणा के बाद फिर पहुंचती है दिल्ली। दिल्ली के बाद फिर से हरियाणा, और फिर उसके बाद यूपी। आगे बात समझ में? ये इसका हो गया क्या? ये इसका ड्रेनेज एरिया हो गया। आगे बात समझ में? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। अगर मैं बात करूंगा आपसे
इस रिवर की लेंथ कितनी है? तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जो लेंथ है इस रिवर की, वो है लगभग 1376 किलोमीटर। और इतनी लंबाई के साथ जो यमुना रिवर है, इसे माना जाता है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। इसे माना जाता है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, है ना। एंड सेकंड लार्जेस्ट, यमुना नहीं गंगा आएगा, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यानी कि लंबाई के आधार पर अगर देखा जाए तो ये सबसे लंबी सहायक नदी है ना। और अगर हम आकार के हिसाब से देखेंगे, आपको बेसिकली पता होगा कि एक नदी बड़ी किस आधार पर होती है, उसमें पाए जाने वाले वाटर वॉल्यूम के बेस पर। तो गंगा की सबसे बड़ी नदी घाघरा नदी है, जबकि दूसरे नंबर पर कौन सी रिवर को रखा जाता है? तो आपका आंसर होगा दूसरे नंबर पर रखा जाता है यमुना रिवर को। अच्छा, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बहती है? तो आपको पता होगा सिरमौर जिला है, और यहीं पर है पौंटा साहिब। पौंटा साहिब टेम्पल है यहीं पर। उसके बाद ये हरियाणा, फिर उसके बाद नेशनल कैपिटल दिल्ली, उसके बाद फिर से हरियाणा, और फिर से ये यूपी। यूपी में आपको सबसे ज्यादा फेमस जगह के बारे में पता ही होगा, प्रयागराज। अगर मैं आपसे प्रयागराज की बात करूंगा तो यहां पर ये ज्वाइन कर लेती है किसको? गंगा को। यानी ये गंगा और यमुना का संगम है। और इसी संगम पर इस वर्ष यानी कि 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पवित्र स्नान था मौनी अमावस्या के दिन। तो वहां पे थोड़ी सी एक ट्रेजेडी भी हुई है, कुछ कैजुअलिटी भी हुई है वहां पे भगदड़ मचने से। एनीवे, तो यहां से हमें यह पता चला कि यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तराखंड के बंदरपूछ पीक के पास में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और इसे उत्तराखंड का एक पवित्र धाम भी माना जाता है, 4 धाम यात्रा में से एक के अंतर्गत ही आता है। आगे मैंने बताया कि उत्तराखंड से हिमाचल, हिमाचल से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से फिर हरियाणा, यूपी और प्रयागराज। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यमुना की, तो क्या खास बात है सर इसमें? यमुना की खास बात यह है कि जब ये पहाड़ों से नीचे उतर कर आती है, तो इसमें एक रिवर इसको ज्वाइन करती है, जिसका नाम है टोन्स रिवर। टोन्स नदी। टोन्स नदी की अगर हम बात करेंगे तो इसे माना जाता है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। है ना। इसको क्या माना जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसे माना जाता है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी इसको माना जाता है। बेसिकली जो टोन्स नदी है, ये दो नदियों के मिलने से बनी है। एक का नाम है सुपिन और एक का नाम है रूपिन। रूपिन और सुपिन दो नदियां हैं, और दोनों नदियां नैतवार नामक स्थान पर जब ये मिल जाती हैं, तो उसके बाद मिलने के बाद टोन्स नदी का निर्माण करती हैं, और टोन्स नदी जाकर मिल जाती है किसमें? यमुना में। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके मैप पर जब हम आएंगे तो वहां पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि यमुना कहां से किधर जा रही है और क्या कंडीशन है। देखो ध्यान से। जब हम यहां से देखेंगे तो ध्यान से सुनना, यहां से ये यमुना आई और ऐसे यूं हो जाएगी। एक्चुअल में इसी के समांतर यहां पे एक नदी चल रही होती है, और इस नदी का नाम क्या है? मैं इधर एक प्रॉपर नदी बना देता हूं इसको, ऐसे ही। तो इस नदी का नाम आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा कि भाई ये वाली कौन सी रिवर हो जाएगी? ये वाली रिवर हो जाएगी गंगा। है ना। ये रिवर कौन सी हो जाएगी? गंगा। और यहां पे
किसको ज्वाइन कर रही है, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का नाम हो जाएगा प्रयागराज, है ना। तो ये जो नदी है, इस नदी का ही नाम है क्या? आपका आंसर होगा, इस नदी का ही नाम है यमुना। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि दो नदियां हैं, दो नदियों की अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक नदी का नाम है रूपिन और दूसरी नदी का नाम है सुपिन। एक नदी कौन सी है यहां पे? ये वाली जो रिवर है इसका नाम है रूपिन और इस नदी का नाम है सुपिन। रूपिन नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये उत्तराखंड से ही निकलती है। जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इन दोनों नदियों के मिलने पर निर्माण होता है कौन सी नदी का? तो आपका आंसर होगा टोन्स रिवर का। आगे बात समझ में। और टोन्स नदी देहरादून के कलसी नामक स्थान पर, ठीक है ना, कलसी नामक स्थान पर उत्तराखंड में, मैं यहां लिख देता हूं, कलसी नामक स्थान पर ये ज्वाइन कर लेती है किसको? तो आपका आंसर होगा, ये ज्वाइन कर लेती है, नाम इसका इधर लिख देते हैं, टोन्स रिवर यमुना को ज्वाइन कर लेती है। इधर लिखता हूं मैं, ठीक है जी। अच्छा, यमुना में, इसमें टोन्स में एक और इधर से सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है पब्बार रिवर। क्या नाम है? पब्बार, पब्बार नदी। तो ये सबसे बड़ी सहायक नदियां हो गई और यहां पे रिवर, दोनों ही रिवर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और एकदम प्योर वाटर आ रहा होता है, फ्रेश वाटर आ रहा होता है, बिल्कुल गंगा की तरह। ठीक है जी। जब यहां से और आगे की तरफ आते हैं हम, तो ये पॉइंट मान लेते हैं यहां पे, ये है हरियाणा। अब हरियाणा में क्या किया जाता है, यहां से एक इधर की तरफ कैनाल का कंस्ट्रक्शन किया गया है जिसे कहा जाता है वेस्टर्न कैनाल। ये हरियाणा के लिए जाती है और यहीं से एक और कैनाल है जो इधर की तरफ जाती है, इसी कहा जाता है, सहारनपुर की तरफ जाती है, इसको कहा जाता है ईस्टर्न कैनाल। ठीक है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न कैनाल। ये जिस पॉइंट से कैनाल निकाली गई है हरियाणा में, इस पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं लिख देता हूं यहां पे, इसको कहा जाता है सर हथनी कुंड बैराज। क्या कहा जाता है इसको? हथनी कुंड बैराज। यानी यमुना नदी पर हरियाणा में प्रवेश करने पर हथनी कुंड बैराज बनाया गया, वहां से दो नहरें निकाल दी गई, वेस्टर्न कैनाल और दूसरी ईस्टर्न कैनाल। ऐसा माना जाता है कि ये जो बैराज वाला क्षेत्र है ये प्राचीन काल का क्षेत्र है, 1999 में इसका मॉडर्न कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके बारे में कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था, है ना। यहां से जब ये आगे बढ़ती है तो भाई साहब ये पहुंच जाती है कहां? नेशनल कैपिटल दिल्ली। अब दिल्ली में पहुंचने पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक सहारनपुर की तरफ से ही इसमें नदी आकर मिलती है यहां से, जिस रिवर का नाम है हिंडन रिवर। क्या नाम है? हिंडन रिवर। और ये नोएडा के ओखला के आसपास ज्वाइन कर लेती है किसको? यमुना रिवर को। अब बात करते हैं मुद्दे की यहां पे एक दूसरी नदी की, जिसका नाम क्या है? तो आपको खूब अच्छे से याद आ रहा होगा, एक और नदी है जो ज्वाइन करती है इसको, जिस नदी का नाम है क्या? तो आपका आंसर होगा, इस नदी का नाम है सर चंबल रिवर। चंबल रिवर कहां मिलती है इसमें? तो तब आपका आंसर होगा यूपी के इटावा में। कहां पे मिलती है? यूपी के इटावा में चंबल रिवर ज्वाइन कर लेती है किसको? यमुना को। अब यमुना नदी, ये जो चंबल नदी है ये कहां से निकलती है? तो इंदौर में पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है जनापाऊ हिल। मध्य प्रदेश की जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश की जनापाऊ पहाड़ी से जब ये निकलती है तो इसी में एक और नदी जाकर मिलती है इधर से, जिस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। क्या नाम है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी उज्जैन में जो बहती है वो इसमें जाकर के मिल जाती है। ठीक है जी।
इसके बाद में फिर इसमें एक नदी जाके मिलती है इधर से यूं, और इस नदी का नाम है काली सिंध। एक और नदी फिर जाके ज्वाइन कर लेती है इसको काली सिंध के बाद में, जिस नदी का नाम है पार्वती। लास्ट में जाके एक और नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है कुनु। वहीं इधर से एक नदी इसमें जाके मिलती है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इस नदी का नाम है बनास। क्या नाम है? बनास नाम है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो यमुना में यहां से एक और नदी जाएगी। ये नदी निकलती है बेसिकली विंध्याचल पहाड़ी से, और जो ये नदी जाकर इसमें मिलती है विंध्याचल पहाड़ी से निकलने वाली, इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी है। और ये हमीरपुर में जाके मिलती है। एक और नदी जाके इसको ज्वाइन करती है जिसका नाम है केन नदी, जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है। और ये जाके ज्वाइन करती है बांदा में। तो इस मैप पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। टोन्स है ना। टोन्स के बाद में हिंडन है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो चंबल है, बेतवा है, बनास है ना। चंबल, बेतवा, केन, सॉरी, बनास तो चंबल की सहायक नदी है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, जो मैं बताना चाह रहा हूं। यमुना पे मैंने कहा कि यहां पे हथनी कुंड बैराज बनाया गया है। कहां पे? तो आपका आंसर होगा हथनी कुंड बैराज है सर, हरियाणा में। उसके बाद में फिर अगर हम बात करेंगे दिल्ली में, तो यहां पर कई बैराज हैं। दिल्ली में भी कई बैराज यहां पे बनाए गए हैं। जैसे एक आपने काफी कॉमन सा सुना होगा, वजीराबाद। मैं लिख देता हूं। और एक है यहीं पर आईटीओ बैराज, वजीराबाद और आईटीओ बैराज। उसके बाद में जब ये यहां से आगे बढ़ती है, मथुरा में होती है नदी, तो मथुरा में है गोकुल बैराज। कौन सा बैराज है? गोकुल बैराज। ये कहां पर है? मथुरा में है। गोकुल बैराज कहां बना हुआ है? मथुरा में बना हुआ है। ठीक है जी। अब लगे हाथ चंबल के भी हम लोग यहां पे क्या नाम है, डैम और बैराज को देख लेते हैं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। जब चंबल नदी, मैं छिपरा को हटा देता हूं यहां से, जगह कम है। जब चंबल नदी मध्य प्रदेश में बह रही होती है, तो उस समय चंबल नदी पर एक बैराज होता है, क्या नाम है, एक डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम है गांधी सागर। क्या नाम है डैम का? गांधी सागर। ये है सर मध्य प्रदेश में। और जब तक ये यहां काली सिंध नदी के पास तक पहुंचती है, तब तक इस पर यहां पर लगभग 3 आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिनमें 3 पॉइंट के नाम क्या क्या हैं। सबसे पहला ये वाला जो है ए, बी और सी, इनके मैं नाम लिख देता हूं। ए फॉर है यहां पे राणा प्रताप सागर, बी फॉर है जवाहर सागर, और सी फॉर है कोटा बैराज। ये तीनों के तीनों कहां पर हैं? तो आपका आंसर होगा राजस्थान में है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। उसके बाद फिर जो चंबल का ये वाला क्षेत्र पड़ता है, यहां पर नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई गई है। और ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है, यहां पर जो क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है ना, यहां पर क्या किया जाता है? तो आपका आंसर होगा यहां पर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन किया जाता है, घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। एक बात दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी पर गांधी सागर डैम कहां पर है? मैंने बताया गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है। यहां से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो राजस्थान में पहुंचती है। राजस्थान में पहुंचने पर सबसे पहले इस पर राणा प्रताप सागर डैम है।
इसके बाद में फिर इस पे जवाहर सागर डैम है, इसके बाद में फिर कोटा बैराज है, और यहां से आगे बढ़ने पर ये नदी राजस्थान से जब और आगे बढ़ती है तो इस पे ये आप ऐसे समझ लो जो ट्राई पॉइंट पड़ता है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, इसी ट्राई पॉइंट पर नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई गई है, जहां पर एलिगेटर यानी कि इसको घड़ियाल भी कहा जाता है, इसका संरक्षण किया जाता है। और चंबल नदी घड़ियालों की जनसंख्या के लिए जानी जाती है, यह बात आपको अच्छे से पता होगी। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे मैंने बैराज बताया, और उस बैराज में हथनी कुंड बैराज का नाम बताया, जिससे दो नहर निकलती हैं, एक हरियाणा की तरफ वेस्टर्न कैनाल और एक यूपी में सहारनपुर की तरफ निकलती है, जिसे ईस्टर्न कैनाल के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, चलो जी। उसके बाद में जब ये आगे बढ़ती है तो दिल्ली में वजीराबाद पड़ता है, आईटीओ बैराज पड़ता है, और आगे बढ़ती है तो नोएडा क्रॉस करने के बाद जब ये मथुरा में पहुंच जाती है तो मथुरा में कौन सा बैराज पड़ता है, गोकुल बैराज पड़ता है। बात क्लियर है यहां तक? अब समस्या कहां पे आती है उस चीज को समझते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम बात करेंगे पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन से पहले एक प्रोजेक्ट को और समझ लेते हैं। देखो जहां पे ये यहां पे जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला बॉर्डर है, यहां पर एक लखवार नाम से डैम बना नहीं है, प्रपोज्ड है, हिंदी में लिख देता हूं प्रस्तावित है। लखवार डैम जो है ये यमुना जहां टोंस आके मिल रही है वहां पर प्रस्तावित है। वहीं टोंस नदी पर एक डैम और प्रस्तावित है जिसका नाम है किसाऊ, किसाऊ डैम। ये दोनों क्या हैं, प्रस्तावित हैं। अब मैं इनको एक एक करके लिख कर बताता हूं जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया आपको लखवार डैम, एक बताया मैंने आपको किसाऊ डैम, ये टोन्स रिवर पे, ये यमुना पे। ये क्या है, प्रपोज्ड है या इनकी प्लानिंग है कि भाई यहां पर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि भाई जो नदी है वो उत्तराखंड से निकली ऐसे यूं, ठीक है, हिमाचल भी गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब आ गई है हरियाणा में, हरियाणा के बाद दिल्ली और ये यूपी में। सर होता क्या है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले हरियाणा में जैसे ही पहुंचती है यहां पे बना हुआ है हथनी कुंड बैराज। क्या है यहां पे, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज जो है यहां से क्या किया गया, बड़ी मात्रा में पानी निकाल लिया गया, पानी निकाला जाता है, हरियाणा के लिए पानी निकाल लिया जाता है। यहां से अब ये और आगे बढ़ेगी तो पहुंच जाएगी कहां पे, दिल्ली में। जैसे ही दिल्ली में पहुंचेगी तो यहां पे मैंने बताया दिल्ली में एक यहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रखा है जिसका नाम है वजीराबाद प्लांट। वजीराबाद प्लांट में पानी को निकाल लिया जाता है, क्यों? क्योंकि याद रखना दिल्ली में 70% वाटर सप्लाई किससे की जा रही है, यमुना से की जा रही है। किससे की जा रही है, यमुना से की जा रही है। अब यहां पे दो परेशानी है। परेशानी सबसे बड़ी ये है कि जब आप हरियाणा की बात करोगे तो सर हरियाणा में भी इंडस्ट्रीज हैं, हरियाणा में भी उद्योग है, हरियाणा में भी वेस्टेज है, तो यहां से भी पॉल्यूटेंट्स इसमें मिले क्या नाम है आके मिक्स होते हैं। दिल्ली में भी सेम वही समस्या, एक तो फैक्ट्री, ठीक है ना, एक सीवेज, फैक्ट्री सीवेज, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसी में वेस्टेज। मतलब जहां रिवर में एक तो पॉल्यूटेंट्स को आप इंक्रीज करा रहे हो, है ना, प्रदूषकों का यहां पे लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा वालों ने भी पानी निकाल लिया, दिल्ली वालों ने भी पानी निकाल लिया, यानी प्रॉपर जो फ्लो होना चाहिए रिवर का वो फ्लो हो ही नहीं पा रहा।
ठहरा हुआ पानी, ये तो सर नदी है। ठहरा हुआ पानी तो कूलर में भी खराब हो जाता है, उसमें भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो एक तो रिवर का फ्लो कम हो गया, ऊपर से उसमें पॉल्यूटेंट्स भी आके मिक्स हो गए। तो ऐसी कंडीशन में रिवर का पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपको अच्छे से पता होगा कि जो यमुना है, यमुना रिवर को मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया माना जाता है, और इसको कहा जाता है ओपन सीवर। यानी यमुना को कहा जाता है खुला नाला। अब मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे क्या नाम है सोर्स हैं, ठीक है, जो कि पॉल्यूटेंट्स को लेकर आते हैं कौन सी नदी में, यमुना नदी में। पॉल्यूटेंट्स को जब ये यमुना नदी में लेकर आते हैं तो इससे सबसे ज्यादा जो समस्या उत्पन्न होती है यमुना में, वो समस्या उत्पन्न होती है अमोनिया की और एक फॉस्फेट की। अमोनिया और फॉस्फेट की। अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो एक तो पॉल्यूशन यहां पे इंक्रीज होता है अमोनिया के रूप में, तो इससे क्या होता है, जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। और वहीं फॉस्फेट से क्या होता है, इसमें फॉग यानी कि झाग बनते हैं यमुना के पानी में। आपने देखा ही होगा कितने सारे झाग बनते हैं जो छठ मैया की पूजा की जाती है, तो उस टाइम पे यमुना में क्या स्थिति हो रही होती है। तो बेसिकली जो ये फैक्ट्रीज, जैसे अब फैक्ट्री में क्या क्या आएगा, जैसे फर्टिलाइजर है ना, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट वाली फैक्ट्रीज हैं, लेदर प्रोडक्ट वाली फैक्ट्रीज हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसमें हाउस होल्ड वेस्टेज भी आएगा, सीवेज आएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो जीव जंतु मर जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी रिवर में जा रहा होता है। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि 70% जहां वाटर सप्लाई यमुना से की जा रही है, वहीं दिल्ली में, दिल्ली के कारण 76% जो पॉल्यूशन है रिवर में, वो किसके कारण है। तो आपका आंसर होगा सर, ये जो पॉल्यूशन है रिवर में वो केवल और केवल दिल्ली के कारण है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि अमोनिया कहां से आई, तो इन 3 से 4 सोर्स की वजह से आई यमुना रिवर के वाटर में, और इसने वाटर को पॉल्यूटेड कर दिया। वहीं फॉस्फेट जैसे सब्सटेंस जब इसमें ऐड होते हैं तो इससे क्या होता है, झाग बनते हैं। अब इन पॉल्यूटेंट का कितना इंपैक्ट हो सकता है लिविंग्स के ऊपर। सबसे पहली बात, जब ये अमोनिया वाटर में मिक्स होती है तो जो इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले वही मरना शुरू हो जाते हैं। यानी एक पूरा का पूरा रिवर का इकोसिस्टम क्या नाम है, डैमेज हो रहा होता है, और रिवर की खुद जो सेल्फ वाटर प्योरिफिकेशन पावर है वो खत्म हो रही होती है। आगे बात समझ में, वो सबसे ज्यादा खत्म हो रही होती है। दूसरी बात, इस वाटर को पीने का, अब जैसे मैंने कहा कि यहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है, आप ऐसे समझो कि एक पॉल्यूटेड वाटर है, उसमें फ्रेश वाटर को मिला दिया जाता है, मतलब डाइल्यूशन इफेक्ट से उसके पॉल्यूटेंट्स को कम कर दिया जाता है। कोई बहुत बड़े लेवल की या विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी का यहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं यूज किया जाता है। अब ज्यादातर ऐसा होता है कि लगभग फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास रिवर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, और जब रिवर में पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ता है तो अमोनिया की मात्रा भी बढ़ेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो। जबकि डेटा ये कहता है कि 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अमोनिया, लेकिन 0.9 से भी ऊपर की तरफ जब अमोनिया जाती है तो ऐसी कंडीशन में फिर सप्लाई बंद कर देती है दिल्ली की जो सरकार है कि भाई साहब अमोनिया बढ़ गई है, अब इसको हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और फिर इसी के कारण दिल्ली में जो पानी है, पानी की किल्लत बढ़ जाती है। अब आप ये सोचो कि कहां एक ऐसी नदी इस वाले एरिया में, जो हमने अभी मैप पे पढ़ा कि बिल्कुल गंगा जैसी है, जहां पूरा पानी शुद्ध है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती है, हरियाणा से लेकर के यूपी तक सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। एक तो यहां पे हरियाणा और दिल्ली में पानी निकाल के पानी कम कर दिया, वहीं हिंडन रिवर जो एक पॉल्यूटेड रिवर के रूप में आके इसमें मिल रही है, और एक और इसी में नाला आकर मिलता है जिसका नाम है नजफगढ़ का नाला। नजफगढ़ का जो नाला है ना, वो भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें देता है यमुना रिवर के पॉल्यूशन में। तो यमुना रिवर को प्रदूषित नदी माना गया, खुला नाले का नाम दिया गया, है ना। और यही नदी जब अब अपने आप को कहां प्योरीफाई करती है, जब इसमें चंबल नदी पानी लेकर आती है, तब फिर डाइल्यूशन से इसका जो वाटर है थोड़ा सा प्योरीफाई होता है। फिर इधर से इसमें और नदी आकर मिलना शुरू हो जाती हैं, लास्ट में जाकर प्रयागराज में ये जाकर मिल जाती है किसमें, गंगा में। तो ये था यमुना में पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है।
और याद रखना यूएसए पहला प्रोजेक्ट लेकर आया था, टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें यूएसए ने यह बताया पूरे विश्व को कि आप नदी के जल से बिजली का उत्पादन भी कर सकते हो। लेकिन यह समस्या केवल ऐसा नहीं है कि यमुना पर ही है, यह समस्या और भी नदियों पर है कि लगातार बड़े बड़े डैम बनाने के बाद में रिवर वाटर को यूटिलाइज करने के चक्कर में ऐसा कर दिया जाता है कि नदी में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। और वो जो मैं आपको एग्जांपल से बता रहा था, ठहरा हुआ पानी है, उसमें कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तालाब के पानी को ले लो आप, तालाब, हर एक तालाब में आपको कीड़े मकोड़े मच्छर आपको मिलेंगे मिलेंगे। वाटर स्टेबल होता है, रनिंग कंडीशन में नहीं होता है, फ्लोइंग कंडीशन में नहीं होता है। आगे बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी बहुत बेहतर तरीके से, है ना। और कमेंट सेक्शन में आप नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सीरीज क्या चाहते हैं वो जरूर बताना आप, है ना। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको टॉपिक रिवाइज करा दिया, इसके आप प्रॉपर नोट्स बना लेना, और मैं जल्दी ही आप लोगों से मुलाकात करूंगा रिवर से ही रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ। तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल ऑफ यू।